नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पंजाब में 78% और गोवा में 83% रिकॉर्ड मतदान। सभी दलों का अपने पक्ष में वोटिंग का दावा। 11 मार्च को नतीजे। यूपी में कांग्रेस के 11 और उम्मीदवारों की सूची जारी। कानपुर में आज राहुल अखिलेश की साझा रैली। प्रधानमंत्री अलीगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। एआईएडीएम के विधायकों की अहम बैठक आज। शशिकला को सौंपी जा सकती है तमिलनाडु की कमान। चुनाव आयोग ने महासचिव बनाने पर पार्टी से मांगा जवाब। दूसरे घर के लिए ब्याज पर 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी टैक्स छूट। सरकार का प्रस्ताव वापस लेने से इनकार। कहा, रियायत का हो रहा है दुरुपयोग। और 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक हटी। कोर्ट के आदेश के बाद 60,000 वीजा बहाल। ट्रंप प्रशासन ने ऊपरी अदालत में दी चुनौती। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड 78.62% मतदान हुआ। यहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और 10 साल से शासन कर रहे शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिली है। भारी मतदान को सभी दल अपने अपने पक्ष में होने का दावा कर रहे हैं। पंजाब में खुशनुमा मौसम के बीच शनिवार को सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, लेकिन कई मतदान केंद्रों पर मतदाता पहले ही पहुंच गए थे। Very good arrangements, very sort of strong arrangements were made for the security. 500 companies total were deployed for making all the arrangements at the polling station and also QRTs. मतदान केंद्रों पर हर वर्ग के मतदाता उत्साह से लबरेज थे। पहली बार मतदान करने वाले वोटरों ने प्राथमिकताएं भी गिनाई। अपॉर्चुनिटीज होन यंगस्टर्स लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत घट है। बस बाकी जो करप्शन वगैरह है और जो इतने ड्रग्स वगैरह है वो सारे खत्म हो जाए, मे भी हो जाए। वोट देने में महिलाएं किसी से पीछे नहीं रही। हर मतदान केंद्र पर महिलाओं की तादाद अच्छी खासी थी। शुरुआत में मतदान की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ वोटर बड़ी तादाद में मतदान केंद्र पहुंचने लगे। वोटां दा जी पाउण आए आ, बच्चों ते खर्चा बहुत ज्यादा हुंदा पढ़ाई ते, साडी कोई सूरत नहीं मिली जी। ते ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਪਰ ਜੋ ਵਾਲੀ ਸੋਚੇ ਆਪਣਾ ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚੇ ਯੁਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने परंपरागत सीट लांबी से मतदान किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने पटियाला में वोट डाला। कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने मोहाली में मतदान किया। There'll be at least 45 50 seats in Malwa and 35 seats in Majha Dwaba. Okay, I just want to ask you your initial report. सारे पंजाब माझा दुआबा मालवा कांग्रेस लीड कर रही है। बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट से सवेर दी आ रही है, तो मैनू लगता है कि शाम तक कांग्रेस की जीत डेफिनेटली होगी। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की थी। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई और इस वजह से कुछ वक्त के लिए मतदान रोकना पड़ा। शाम तक वोटरों ने 1145 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के साथ विपक्षी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ मैदान में है। नतीजों का ऐलान 11 मार्च को होगा। पंजाब की वोटिंग परसेंटेज ने नतीजों का इंतजार और भी बेचैनी भरा कर दिया। दावे वादे का शोर सन्नाटे में बदल गया तो पंजाब की जनता ने पंजाब की किस्मत का फैसला भी कर दिया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, फिरोजपुर, पंजाब।
और वहीं गोवा में भी मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की। यहां पे 83% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। इस बार गोवा में बड़ी संख्या में नए चेहरे चुनावी मैदान में हैं। राज्य में पहली बार वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया गया। दुनिया भर के पर्यटकों का पसंदीदा गोवा शनिवार को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सराबोर रहा। सूरज उगने से पहले ही लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच गए। पहली बार वोट डालने वाले युवा हों या तमाम सरकारों की गवाह अनुभवी बुजुर्ग मतदाता, हर किसी के अपने मुद्दे थे, अपने मसले और अपनी अपनी पसंद। The turnout has come to be the record turnout in Goa. While it was in the last assembly election, it was 81.8%. Till now, the information received is 83%. In 83%. Tentatively, till now it is 83%. 84% in North Goa and 81.5% in South Goa. आम लोगों के साथ ही प्रदेश के बड़े सियासी चेहरों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आम लोगों की तरह लाइन में लगकर अपना वोट डाला, तो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी वोट डालकर अपना फर्ज निभाया। हर किसी की जुबान पर जीत के दावे थे। Goa votes very heavy, and this is one of the speciality what BJP has inducted into the politics of Goa to increase the voting. Last time we managed to get it to around 84. This time we may be able to get even crossing 85. Initial indications are good. राज्य में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर कुल 1642 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राज्य में इस बार कुल 251 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से महज 19 महिला प्रत्याशी हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने इस बार 40 में से 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस 37 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 39 उम्मीदवार उतारे। वहीं एनसीपी ने 16 और एमजीपी जीएसएम शिवसेना गठबंधन ने 26 उम्मीदवारों को उतारा। पहली बार गोवा के सभी बूथों पर वीवीपीएटी की सुविधा दी गई। राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा और बाकी राज्यों के साथ गोवा के चुनाव नतीजे भी 11 मार्च को आएंगे। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर गोवा की सियासी फिजा कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है। चुनावी मुकाबला दिलचस्प था, जाहिर है नतीजे भी दिलचस्प होंगे। कैमरा पर्सन चेतन के साथ प्रणव गोस्वामी, रायसभा टीवी, पणजी। पंजाब और गोवा में मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कल राज्य में कई रैलियां की। इन नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। मायावती ने सत्ता में आने पर उच्च जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को औरैया में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए वोट मांगे। अखिलेश ने कहा कि हमारा गठबंधन ही राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा। मदद करना हमारी, ये चुनाव ये समझ लेना हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे हम ही और कोई नहीं। अगर हराना चाहते हो तो सोचो कहां पहुंच जाएंगे हम लोग। पहले जिताना हम लोगों को। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बरेली में राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज की वजह समाजवादी पार्टी का शासन है। मायावती ने नोटबंदी समेत दूसरे मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। जनता के सामने हकीकत यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि ही व्याप्त रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मथुरा में चुनावी जनसभा की। अमित शाह ने बीएसपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया। 15 साल से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा एक क्रम चलाया है, वो क्रम ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ा बना दिया। विकास की रेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश से पिछड़ गया है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 11 फरवरी को 73 सीटों पर मतदान होना है। ये सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले शनिवार को उन्होंने मेरठ में रैली की थी, जहां पे उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही मायावती पर भी तंज कसा।
उन्होंने इन तीनों दलों को राज्य की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर उनका कर्ज माफ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मेरठ में रैली कर बीजेपी के प्रचार अभियान को तेज किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कदम उठाने की बात कही। नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ ही मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की लड़ाई इन तीनों पार्टियों से है। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मौका परस्ती बताया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर दिन रात हमला करने वालों का गठबंधन पहली बार देखा है। ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। मैदान भी वही और चुनावी अंदाज भी वही, लेकिन इस बार मेरठ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए मतदाताओं से अपील की और भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश किया। रैली में प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर गन्ना किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही किसानों को 14 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान होने का भरोसा भी दिया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बयान जारी कर प्रधानमंत्री पर जातिवादी मानसिकता का आरोप लगाया, तो अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अगर उनका स्टैंड है तो हम भी स्टैंड को कहते हैं कि इस देश को बचाना है, ये देश को हमें बचाना है, और ए और एम से जिनके नाम आते हैं उनसे बचाना है। We have to save the country from अमित शाह एंड मोदी साहब। स्कैम हिंदी में जैसे लिखते हैं, सत्ता भोगी, कपटा दोंगी, और अमित शाह मोदी। ये हमें भी आता है ये सब खेल, लेकिन सीरियस प्राइम मिनिस्टर है इस देश का। ये कोई पार्टी का स्पोक्समैन नहीं है जो एब्रिविएशन बनाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ रैली कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश में 2 सभाएं करेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी कानपुर में अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करेंगे। गठबंधन के बाद राहुल गांधी अखिलेश यादव की ये साझा जनसभा होगी। इससे पहले दोनों ने लखनऊ और आगरा में साझा रोड शो किया था। और इस बीच उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 2 और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पहली लिस्ट में 9 उम्मीदवार, जबकि दूसरी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस यूपी चुनाव के लिए अब तक सभी नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए अपने चुनावी वादों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के जारी किए गए दृष्टि पत्र में छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप और मेरिट में आने वालों को स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पलायन रोकने, रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दों को तरजीह दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देहरादून में शनिवार को बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र 2017 के नाम से जारी किया। इसमें पलायन रोकने, रोजगार, सुशासन और विकास का वादा किया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने केंद्र की ओर से राज्य के साथ भेदभाव के कांग्रेस के आरोप को खारिज किया और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई। दृष्टि पत्र हम जारी कर रहे हैं पूरे इस विश्वास के साथ की सरकार बनने वाली है। जो केंद्र सरकार का दायित्व है
वो तो पूरे देश के प्रति, जिसमें हर राज्य आता है, किसी की भी सरकार हो, वो अपना निभाती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि दूसरे राज्यों की तरह कांग्रेस को उत्तराखंड में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल रिपोलराइजेशन इस देश में हो रहा है, ये हर राज्य की ये स्थिति है कि कांग्रेस की संख्या बहुत कम होती जा रही है, और इसलिए ये कोई उत्तराखंड में हो रहा है, ये अपने आप में स्वाभाविक नहीं है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में गैरसैंण राजधानी का मुद्दा, सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को तरजीह दी गई है। पार्टी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता से वोट मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को 27 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इन 27 उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवारों के नाम पहले चरण के लिए और दूसरे चरण के लिए 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले बीजेपी ने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वहीं 2 उम्मीदवारों की घोषणा करना अभी बाकी है। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को मतदान होना है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आज सरोकार में बात ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा देने वाले अमेरिका के यू टर्न की। ये नई बात नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा, ये तो अब यूरोप में भी हो रहा है। जो प्रोटेक्शनिज्म आया है, ये आसानी से जाने वाला नहीं है। बेसिक इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस हैं जो उनको कह रही है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाओ। ये एक ट्रम्प स्टाइल पॉलिटिक्स की तरफ भी जो है संकेत कर रहा है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ी रिवोल्ट है। ट्रम्प साहब कुछ भी कहे, वहाँ पे जो कांग्रेस है, जो सेनेट है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे आर वेरी स्ट्रांग। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और कुछ और खबरों का रुख करेंगे। शशिकला नटराजन के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। आज एआईएडीएमके के विधायकों की बैठक होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि इसमें शशिकला से सरकार की कमान संभालने को कहा जाएगा। हालांकि पार्टी की ओर से बैठक के एजेंडे और शशिकला से मुख्यमंत्री पद संभालने की खबर की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शशिकला को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके से निष्कासित शशिकला पुष्पा की शिकायत पर पार्टी से जवाब मांगा है। उन्होंने शशिकला नटराजन को एआईएडीएमके का महासचिव चुने जाने को पार्टी संविधान के खिलाफ बताते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया था। आम आदमी पार्टी से अलग होकर बने नए राजनीतिक दल स्वराज इंडिया ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके प्रमुख योगेंद्र यादव ने तीनों निगमों के 272 वार्डों पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने ये साफ किया है कि उम्मीदवार बनने के लिए पहले से स्वराज इंडिया का सदस्य होना जरूरी नहीं होगा। 12 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले पार्टी के कार्यक्रम के बाद कई चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो हमारा सदस्य हो या न हो, हम सबसे आमंत्रित करते हैं दिल्ली के अच्छे से अच्छे लोग आए अपने स्थानीय इलाकों की सेवा के लिए, उसके काम के लिए। स्वराज इंडिया एक प्लेटफॉर्म बनने को तैयार है। कांग्रेस से अलग हुए पार्टी के कद्दावर नेता एसएम कृष्णा ने अभी भी अपने अलग राजनीतिक कदम का खुलासा नहीं किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने उन्होंने कहा है कि अभी उन्होंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और इस बारे में कोई फैसला भी नहीं लिया। शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने यह दावा किया था कि एसएम कृष्णा ने बीजेपी में शामिल होने का 100% फैसला किया है। आज उनकी एसएम कृष्णा से मुलाकात भी हो सकती है। 29 जनवरी को ही एसएम कृष्णा ने कांग्रेस छोड़ी थी। उनका कहना था कि उम्र की वजह से उन्हें पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। एसएम कृष्णा कर्नाटक के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे हैं और 1968 में पहली बार सांसद बने थे। यूपीए सरकार में एसएम कृष्णा विदेश मंत्री भी रहे थे। सरकार ने दूसरे मकान की खरीद के लिए कर रियायत को 2 लाख रुपए तक सीमित करने के प्रस्ताव को वापस लेने की संभावना खारिज कर दी है। राजस्व सचिव
हंसमुख आर्या ने दिल्ली में आवास उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे लोग जिनके पास अतिरिक्त पैसा है उन्हें दूसरा मकान खरीदने में सहायता देने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे मकान के लिए कर्ज लेने वाले व्यक्ति की तरफ से इस रियायत का दुरुपयोग किया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने हज नीति को बेहतर बनाने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति हज नीति में सुधार के साथ ही हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे कम करने के मसले पर भी विचार करेगी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में समिति का गठन किया गया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में हज सब्सिडी को धीरे धीरे कम करने और 2022 तक समाप्त करने की बात कही थी। जेद्दा में भारत के पूर्व महावाणिज्य दूत अफजल अमानुल्लाह को उच्च स्तरीय समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस पार्कर, भारतीय हज कमेटी के पूर्व प्रमुख कैसर शमीम, एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी माइकल मास्करेनहॉस के अलावा कमाल फारूकी भी समिति के सदस्य हैं। मंत्रालय के संयुक्त सचिव जे आलम को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। समिति इस पहलू पर ध्यान देगी कि हज यात्री सब्सिडी के अभाव में कम भुगतान कर सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं या नहीं। और चेन्नई के समुद्र तट से कच्चे तेल को हटाने का 90% काम पूरा हो गया है। अब तक 65 टन तेल निकाल लिया गया है। जांच के लिए समिति का भी गठन किया गया है। चेन्नई के समुद्री तट पर फैले कच्चे तेल को हटाने का काम शनिवार को भी जारी रहा। केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन ने एन्नोर तट पहुंचकर जारी काम का निरीक्षण किया। राधाकृष्णन का कहना है कि अगले कुछ दिनों में सफाई अभियान पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों और तटरक्षक बलों के जवानों के साथ ही स्थानीय निवासी भी इस अभियान में जुटे हैं। It will take another few days because we cannot use the sucker or other machines to clean this. This can be done only by manual. मामले की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जो कार्रवाई हुई है उसमें एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, इसके साथ साथ राज्य की सरकार के सभी विभाग, भारत सरकार के सभी विभाग, हम सब लोग मिलकर कार्रवाई कर रही है और अब स्थिति कंट्रोल में है। डीएमके नेता स्टालिन और कनिमोझी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। डीएमके ने सफाई अभियान में लगे लोगों की सेहत को लेकर चिंता जताई। कनिमोझी का कहना है कि ऐसे लोगों को पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग और सुरक्षा की जरूरत है। Scooping it up the oil with the buckets. It's definitely not safe, and there are so many young people who are volunteering to help, and actually their health is also important, and it's of great concern that they're not even provided with the proper gear, and you need more trained people to do this, people who've got experience and people who know how to do it. 28 जनवरी को 2 मालवाहक पोत टकराने से यहाँ तेल का रिसाव हुआ था। इस घटना से 500 प्रजातियों की मछलियों के साथ ही समुद्र की जैव विविधता पर असर पड़ा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि जल्द ही तेल नहीं हटाया गया तो समुद्री जीवों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी। इससे मछुआरों की आजीविका पर भी असर पड़ा है। मछुआरे मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चेतावनी दी है। घाटी के बांदीपुरा, कुपवाड़ा, डोडा, कुलगाम और करगिल समेत कई जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई। लगातार बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित रहा। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, चंपा और कांगड़ा समेत कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को ढलाई वाले इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। तो वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की आशंका जताई है। अमेरिका ने 7 मुस्लिम देशों पर वीजा प्रतिबंध के आदेश को वापस ले लिया है। सिएटल कोर्ट के फरमान पर यह फैसला किया गया, जिसमें अमेरिकी सरकार को तुरंत पाबंदी हटाने के लिए कहा गया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रद्द हुए 60,000 वीजाओं को फिर बहाल किया जा रहा है।
विदेश मंत्रालय ने सभी सुरक्षा विभागों को जल्द से जल्द आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सभी एयरलाइंस से यात्रियों को विमान में प्रवेश देने के लिए कहा गया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने जज के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए इस आदेश को बेतुका बताया। उन्होंने पाबंदी फिर से लागू करने की बात कही है। ईरान ने अपने दुश्मन देशों के गलत कदम उठाने पर मिसाइल हमले की चेतावनी दी है। ईरान की रॉयल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि अगर दुश्मन देश सही रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सैन्य अभ्यास के मौके पर यह बात कही। ईरान के इस बयान को अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने मिसाइल परीक्षण के लिए ईरान की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिस पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है। आईसीसी में संशोधित संविधान और आमदनी के बंटवारे के नए मॉडल को हरी झंडी मिल गई है। शनिवार को दुबई में संपन्न हुई 3 दिवसीय बैठक में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संस्था में शामिल ज्यादातर सदस्यों ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दी। बैठक में लिए गए फैसलों पर अप्रैल में आखिरी निर्णय लिया जाएगा। मशहूर कवि और लेखक जानकी वल्लभ शास्त्री की आज जयंती है। आज ही के दिन 1916 को बिहार के गया में जन्मे जानकी वल्लभ ने कविता के अलावा नाटक, उपन्यास और गजलें भी लिखी। राधा, काकली और कालिदास उनकी बेहतरीन रचनाएं हैं। शास्त्री को राजेंद्र शिखर, भारत भारती और शिव सहाय पूजन पुरस्कार से नवाजा गया। 7 अप्रैल 2011 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आराधना और आंखें जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले फिल्म अभिनेता और निर्माता सुजीत कुमार की आज पुण्यतिथि है। 7 फरवरी 1934 को वाराणसी में जन्मे सुजीत ने हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। अभिनय के बाद सुजीत कुमार ने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। उन्होंने पान खाए सैया हमार, एतबार, चैंपियन और खेल जैसी फिल्में बनाई। आज ही के दिन 2010 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नींद कैसे आवेला तुम्हें? का बताएं चचा, जौन हमरे दिल पर बीतत हो ओके हम ही जानत है। उसने कहा था ये सब बकवास करने के लिए। बकवास नहीं बेटा, तुम्हारे लिए रनवे बना रहा था। मतलब ये कि उसके दिल में तुम्हारी परफेक्ट लैंडिंग। ओह शट अप यार, जरा सिगरेट केस देना। दोबारा यहाँ आने के लिए तुम्हें कोई बहाना तो चाहिए ना। अभी सिगरेट केस को ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाना। ओहो गीता, आज शादी किए 1 साल हो गया। तुम्हारी सुबह शाम की। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब में 78% और गोवा में 83% रिकॉर्ड मतदान। सभी दलों का अपने पक्ष में वोटिंग का दावा। 11 मार्च को नतीजे। यूपी में कांग्रेस के 11 और उम्मीदवारों की सूची जारी। कानपुर में आज राहुल अखिलेश की साझा रैली। प्रधानमंत्री अलीगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। एआईएडीएमके विधायकों की अहम बैठक आज। शशिकला को सौंपी जा सकती है तमिलनाडु की कमान। चुनाव आयोग ने महासचिव बनाने पर पार्टी से मांगा जवाब। दूसरे घर के लिए ब्याज पर 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी टैक्स छूट। सरकार का प्रस्ताव वापस लेने से इनकार। कहा रियायत का हो रहा है दुरुपयोग। और 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक हटी। कोर्ट के आदेश के बाद 60,000 वीजा बहाल। ट्रंप प्रशासन ने ऊपरी अदालत में दी चुनौती। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।